भैया रशिया में एग्जाम्स कंडक्ट कैसी होती है? हाउ आर एग्जाम्स कंडक्टेड इन रशिया? तो भैया बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि यार ये कैसी होती है एग्जाम भैया, कैसे इंडिया में तो जैसे प्रॉफ वन प्रॉफ टू ये रिटर्न एग्जाम होता है, फिर वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो सब देखो ऐसा कुछ रशिया में नहीं होता। रशिया में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो बहुत लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो इंडिया में लगभग 19 सब्जेक्ट्स है, ठीक है? तो इंडिया में 19 सब्जेक्ट्स हैं एमबीबीएस के। तो उन सब्जेक्ट को ही यहाँ पे अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक पैथोलॉजी करके सब्जेक्ट, तो इसको पैथ एनाटॉमी करके बांटा गया है, पैथ फिजियोलॉजी करके बांटा गया है। तो ऐसा उन सब्जेक्ट को बांटा गया है। सो एनाटॉमी को, जैसे एनाटॉमी इंडिया में सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्लिनिकल एनाटॉमी, टोपोग्राफिकल एनाटॉमी, ऐसा एनाटॉमी करके 3-4 हिस्सों में बांटा गया। तो इस तरीके से वो जो 19 सब्जेक्ट है उसके टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने उसको से लगभग अच्छे खासे सब्जेक्ट में उनको कन्वर्ट किया। लगभग मान लो फिर भी अराउंड एक रफ आइडिया दो भी तो आपको 40-45 सब्जेक्ट के आसपास उसको कर दिया। हर साल में लगभग 6 to 7 एग्जाम्स होते, तो मान लो 6-7 पेपर के अकॉर्डिंग 6 साल में उसको 642 40-42 एग्जाम, बाकी फिर फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब चीज़ें। तो मतलब आप रफली मान लीजिए कि हर साल में आपके लगभग 5 से 6 पेपर होंगे, सेमेस्टर वाइज होता है यहाँ पे। दिसंबर में एग्जाम्स होती है, जून में एग्जाम्स होती है। तो दिसंबर में हो सकता है कि 2-3 पेपर हो, और जून में 2-3 पेपर हो, या दिसंबर में 2 हो, जून में 4 हो, या दिसंबर में 4 हो, जून में 2 हो। बट जनरली 6 to 7 एग्जाम्स रशिया में हो जाती है। इन सब्जेक्ट को दो तरीके सब्जेक्ट बांटा जाता है, जैसे एक होता है जाचो सब्जेक्ट और एक होता है प्रॉपर एग्जाम सब्जेक्ट। जाचो सब्जेक्ट में वो प्रॉपर एग्जाम टाइप नहीं होता। उस जाचो सब्जेक्ट में यदि आप फेल हो गए तो आपको रेस्टिकेशन का डर नहीं रहता। जैसे मैं बताता हूँ रेस्टिकेशन का डर कब रहता है। तो जाचो सब्जेक्ट का लाइक थोड़ा हल्का फुल्का सब्जेक्ट, इसका आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। जनरली उसमें बच्चे पास हो जाते हैं सभी के सभी, और आप फेल भी हो गए तो उसका आपको अटेम्प्ट मिलता है। तो भी अगर आप उसमें कितना भी फेल हो जाओ, मतलब आपको उसमें यूनिवर्सिटी से रेस्ट्रिकेट होने का उसमें डर नहीं रहता। मतलब उसमें आपको रेस्ट्रिकेट नहीं कर सकते वो सब सब्जेक्ट में, ठीक है, जाचो सब्जेक्ट में। बट जो एग्जाम वाले सब्जेक्ट है जिसकी प्रॉपर एग्जाम्स होती है, जैसे एनाटॉमी, एनाटॉमी की प्रॉपर एग्जाम होती है, सर्जरी प्रॉपर एग्जाम होती है, पीडियाट्रिक्स की भी एग्जाम होती है, लेकिन पीडियाट्रिक्स का एक जाचो सब्जेक्ट भी आता है 6th ईयर में। जैसे न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी का भी प्रॉपर एग्ज़ाम होता है। इंटरनल मेडिसिन का प्रॉपर एग्ज़ाम होता है। हाँ, पैथ फिजियो का प्रॉपर एग्ज़ाम होता है, पैथ एनाटॉमी का प्रॉपर एग्ज़ाम होता है, हिस्टोलॉजी का प्रॉपर एग्ज़ाम। तो ये जो जो प्रॉपर मेडिकल सब्जेक्ट इनके प्रॉपर एग्ज़ाम्स होते हैं, इस एग्ज़ाम में आपको 3 चांस मिलते हैं। सबसे पहले चांस जो जो सबके साथ आप पेपर देते हैं, उसमें यदि आप फेल कर गए, उसके बाद आपको डीन ऑफिस जाना पड़ता है और आपको उसके अगले अटेम्प्ट के लिए डेट लेना पड़ता है। तो हमारे जैसे ओरेनबर्ग में वेडनेसडे टू वेडनेसडे हमारा री अटेम्प्ट का एग्जाम होता है। मतलब जो बच्चे फेल हो गए उनको हमारे यहाँ वेडनेसडे को ही यूनिवर्सिटी री एग्जाम कंडक्ट करती है। कोई भी सब्जेक्ट हो, वो वेडनेसडे ही आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे आप एग्ज़ाम फेल करके फिर आप अपना प्रिपरेशन करते हो, फिर आपको पता चल जाता है कि इस तारीख तक री एग्जाम्स है। मतलब आपके पास ये 5-6 डेट्स है बराबर, सब एक एक हफ्ते गैप में, क्योंकि वेडनेसडे ऐसा आपके पास 6-7 हफ्ते है। तो आप प्रिपेयर करते हो, आपको लगता है कि मैं रेडी हूँ, तो मैं जाके एक काम करूँ, 22 तारीख को वेडनेसडे आ रहे हैं, तो मैं 22 तारीख की डेट लेता हूँ। तो फिर आप 16-17 को जाते हो डीन ऑफिस, बोलते हो मेरा री एग्ज़ाम मुझे देना है, 22 मुझे डेट लेनी है। फिर जैसे आप डेट लेते हो वैसे जो डीन ऑफिस है वो उस रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है कि भाई इसने 22 डेट ली है, तो आपको 22 तारीख को प्रेजेंट रहना है, इस बच्चे का आपको एग्ज़ाम कराना है। तो 22 को आप जाते हो, तो 22 को आपका हो गया सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि आप पहली बार फेल कर गए। पहली बार आप नहीं उतना मार्क्स, मैं मार्क्स का वो सब बताऊंगा, बट मैं अभी आपको जनरली फेल का बता रहा हूँ। तो पहली बार आपने दे दिया, बट फेल करके आपने 22 की डेट ली, आप फिर फेल करेंगे। उसके बाद आपको थर्ड अटेम्प्ट मिलता है, जो आपका लास्ट अटेम्प्ट होता है एग्जाम वाले सब्जेक्ट में। 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। 22 में भी आप फेल करिए, फिर आपने पढ़ा, फिर आपने एक लास्ट डेट ली थर्ड अटेम्प्ट की। थर्ड अटेम्प्ट में मोस्टली डीन भी कभी कभी बैठते हैं और बाकी बहुत सारे टीचर्स बैठते हैं, और यदि उसमें अगर आप फेल करेंगे तो फिर आप उस ईयर में फेल हो जाते हो, आप एक ईयर पीछे आ जाते हो। जैसे मैं 4th ईयर के कोई एग्ज़ाम में फेल हो गया, 4th ईयर की मेरी जून में एग्ज़ाम थी, तो मैं फेल हो गया, तो मैं एक सेमेस्टर पीछे आ जाता हूँ, 4th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर पे बैठ जाता हूँ। अब 4th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपने फेल किया, तो मैं 3rd ईयर के सेकंड सेमेस्टर से मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, मुझे इंडिया जाना पड़ता है। आपका प्रॉपर जैसे आप एग्ज़ाम फेल करिए, एग्ज़ाम फेल करने के दूसरे दिन आपका अच्छी लेने होता है, रेस्टिकेशन होता है प्रॉपर, यू आर नो लॉन्गर स्टूडेंट नाउ, आपका रेस्टिकेशन हो गया। रेस्टिकेशन होते ही आपको वीज़ा ऑफिस भेजा जाता है, क्योंकि अगर आप अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो फिर आपका स्टूडेंट वीज़ा भी कैंसिल होता है। तो फिर वो उसके बाद आप वीज़ा ऑफिस जाते हो, आपको एक डेट लेनी पड़ती है। डीन आपको डीन ऑफिस आपको बोलता है कि
आप फेल हो गए हो, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपको हम लोग 15 दिन देते हैं, 15 दिन के अंदर अपने अपनी टिकट करा लो, तो आपको फिर वीज़ा ऑफिस भेजते हैं। फिर वीज़ा ऑफिस में आपका वीज़ा उसको कैंसिल किया जाता है, उसकी एक डेट डिसाइड की जाती है, उस डेट के पहले पहले आपको रशिया छोड़ना पड़ता है, तो वीज़ा आपका कैंसिल होता है। तो इस केस में आप इंडिया छोड़ते हो, फिर आप जैसे मान लो मैंने बताया कि एक सेमेस्टर पीछे, तो आप कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद फिर से वापस आते हो, उस सेमेस्टर से फिर से कंटिन्यू करते हो आपके जूनियर्स के साथ में, और वही फिर से नया नया वीज़ा लगता है, ये सब वो चीज़ें होती है। सो और उसका आपको पैसा भी भरना पड़ता है। यदि आप फेल हुए तो आपको, अगर आधा सेमेस्टर है आपके पीछे हो गए, तो आधा सेमेस्टर का आपको पैसा भरना पड़ेगा, यही सीन होता है। समझा दिया कि कैसे होता है। तो एग्ज़ाम वाले सब्जेक्ट में फेल होने का डर रहता है, तो 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। एक भी सब्जेक्ट अगर फेल हो गए आपको पीछे, ऐसा नहीं कि भैया इसमें से 2 में पास हो गया, 1 फेल हो गया, ऐसा नहीं। आप 4th ईयर में हो, आपके 5 एग्ज़ाम्स है जून में, आप 4 के 4 पास कर लिए, एक 5वां फेल करोगे तो आपको पूरा आप आधा सेमेस्टर पीछे, डायरेक्ट एक सेमेस्टर पीछे, वो सेमेस्टर जो आप फेल हो वो सेमेस्टर को आपको फिर से पढ़ना पड़ता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, बस तो आपको समझ के जाचो सब्जेक्ट मतलब थोड़ा लुल्लू पुल्लू सब्जेक्ट, उसका ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, बट एग्जाम सब्जेक्ट इज एग्जाम सब्जेक्ट। अब कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, तो देखो जो भी एग्जाम सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं एग्जाम प्रॉपर एग्जाम का दौर है यहाँ पे। जनरली यहाँ पे तो रोज ही टेस्ट होता है, रोज ही टेस्ट होता है, रोज आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद एक मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल में एक कंबाइंड क्लासेस का टेस्ट होता है। बट अगर आप बात करेंगे एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम यहाँ पे 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, 100 इज़ द टोटल, 100 में से जो 70 है वो होती है आपकी रेटिंग। 70 इज़ लाइक क्लास रेटिंग, अगर आप रोज़ क्लास गए, अच्छा परफॉर्म किया तो आपकी 60-65 रेटिंग होती है। आपने क्लास मिस किया, अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपकी 40-45 रेटिंग। आपने बहुत ही क्लासेस मिस किए तो आपकी 35 से नीचे रेटिंग, यदि आपकी 35 से नीचे रेटिंग है तो आप एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकते, यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट अलाउड टू सिट एट द एग्ज़ाम। आपकी मिनिमम 70 में से 35 रेटिंग होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में अपीयर हो पाओगे। तो मान लो अभी पूरे क्लासेस हो गए, सब हो गया एनाटॉमी का, और मेरी रेटिंग हो गई 42, मतलब मैं एग्ज़ाम दे देता हूँ, फिर एग्ज़ाम मैं जाता हूँ और फिर 30 में से मुझे नंबर मिलते हैं, तो 42 प्लस 30 में से मुझे जो भी नंबर मिले उसका टोटल बनता है। सो आपको 35 के ऊपर रेटिंग रखनी है अगर आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, 70 में से रेटिंग होती है वो। अभी 70 का आपको समझ गया, ये 70 वाला क्लास का हिसाब है, जो आप क्लास जाते हो, क्लास में परफॉर्म करते हो। अभी 30 मार्क्स वाला 70 प्लस 30 100, अभी 30 मार्क्स के लिए कैसा, तो जनरली इस 30 मार्क्स में 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल, या अभी हमारा रेडियो इसका एग्जाम हुआ टीवी का, तो 2 क्वेश्चन, एक एक्सरे ऐसा आया था हमको, या आपका पीडियाट्रिक्स का हो तो 2 क्वेश्चन एक केस, जिसमें आपको केस होती है कि एक बच्चा है इतने साल का पैदा हुआ, ये दिक्कत है ऐसे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 3 क्वेश्चन एक केस, तो ऊपर के जो 3 क्वेश्चन है वो 5-5 मार्क्स के होते हैं, लेकिन केस 15 मार्क्स की होती है, तो टोटल 30 मार्क्स का पेपर होता है। इन 30 में से आपको कम से कम 15 मार्क्स लाना पड़ता है। ठीक है, आप एग्ज़ाम में जाते हो, जैसे मेरी एग्ज़ाम थी तो मैं एग्ज़ाम में गया, फिर सारे उस पर उल्टे चिट्स रखे होते हैं जिसमें क्वेश्चन लिखे होते हैं, तो आपको कोई भी एक चिट निकालनी पड़ती है, तो मैं चिट निकाले, मैंने कहा 80 नंबर, तो वो लिखती है 80 नंबर। फिर मुझे क्वेश्चन मिलते हैं, मुझे कुछ प्रिपरेशन के लिए कम से कम 15-20 मिनट मिलते हैं, और मुझे खाली पेपर मिलता है, मेरे पास एक पेन होता है, मैं एक रफ आइडिया लिखता हूँ कि मुझे क्या क्या पता है इस बारे में, ताकि मैं वाइवा में एक रफ आइडिया बोल पाऊँ। तो मैं लिख लिया, पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा, मेरे इसमें 2 क्वेश्चन है और एक केस है। ठीक है, मतलब एक एक्सरे है, तो 2 क्वेश्चन के मैंने आंसर लिख लिए, पहले 10 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन, और फिर एक एक्सरे, वो भी 10 मार्क्स का। तो पहले इसका लिख लिया, थोड़ा एक रफ लिख लिया, फिर सेकंड इसका लिख लिया, पूरा लिख लिया, फिर एक्सरे देखा, एक्सरे का ये डायग्नोसिस, फिर मुझे बुलाता सर, बोलता है कि आ जाओ लोकेश। फिर मैं जाता हूँ सर के पास में, बोलता चलो ठीक है पहले क्वेश्चन स्टार्ट करो। सर देखो सर, पहले क्वेश्चन सर ये ऐसा ऐसा है, थोड़ा इसमें मतलब मैं देख के बोलता हूँ, थोड़ा सा अपने हिसाब से ही बोलता हूँ। फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करता है, सर कि नहीं बताओ अब इसमें ऐसा बताओ मुझे, तो अपने पास जो पेपर था वो एक रफ आइडिया है जो आपने लिखा हुआ है, आप उसमें अच्छे से भी लिख सकते हो, बट जनरली कोई टीचर वो पेपर ले लेता है, कि कभी कभी खुद के पास रख लेता है, कभी कभी कोई टीचर पेपर आपको देता है कि चलो इसमें से देख के बोलो। ठीक है, तो मैंने बता दिया सर पहले क्वेश्चन का ऐसे ऐसे, तो उसने मुझे डाल दिया 7 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में 10 में से। फिर अगला क्वेश्चन उसने पूछा, सर ऐसा ऐसा सेकंड क्वेश्चन, सर उसने फिर क्रॉस क्वेश्चन किया, फिर उसने मुझे डाले 8 नंबर, तो 7 + 8 15 हो गया, मैं पास हो गया। अभी मैंने एक्सरे में गलत भी हो गया तो भी मुझे पास करेंगे, क्योंकि मेरा 15 नंबर, तो क्या आपको 15 नंबर चाहिए टोटल। अब मैंने एक्सरे बताया, सर एक्सरे सर मेलेरिया ट्यूबरकुलोसिस, चलो सही है आपका, तो उसने फिर मुझे इसमें 10 डाल दिए, तो 60, 8 और 10 कितना हो गया 25, तो मैं पास हो गया। तो 30 में से आपको 15 नंबर चाहिए। आप पहले क्वेश्चन, सर फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा पूरा गलत लोगे 0, अब मुझे 2 क्वेश्चन मिला के 15 मार्क्स चाहिए, आपको टोटल 15 मार्क्स चाहिए। आपके 0 चढ़े
0 छोड़े 0 छोड़े, फिर तो आपके पास थर्ड क्वेश्चन 10 मार्क्स का ही बचा, बट आपको 3 क्वेश्चन मिला के 15 मार्क्स चाहिए, तभी आप उस एग्ज़ाम को पास होते हो। मिनिमम इज़ द 15 मार्क्स टू पास एन एग्ज़ाम। आया समझ में आपको? बस ऐसा रशिया में एग्ज़ाम होता है। वाइवा ही होता है यहाँ पे एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में भी वाइवा होता है। यहाँ सब ओरल ही होता है, वाइवा ही होता है। बस ऐसा होता है एग्ज़ाम, दैट्स हाउ एन एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड इन रशिया, और आपको पास करना पड़ता है। सो प्लीज़ पढ़ाई पे सभी लोग ध्यान दीजिए। क्लासेस करिए रेगुलरली। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों ये है कि क्लास नहीं करते हैं, आते पता नहीं क्यों है यहाँ पे। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप कि आपको समझ में आ चुका हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एग्ज़ाम कैसे होती है, आपको सब समझ में। इसके बाद भी कोई डाउट हो आपको, या आपको एडमिशन लेना है रशिया में, या कोई आपको कंसल्टेंसी रिलेटेड हेल्प चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो कि भाई भैया मुझे फीस स्ट्रक्चर भेज दीजिए, या मुझे कंसल्टेंसी डिटेल भेज दीजिए, या कितना पैसा लगेगा, क्या भी जो भी आपको क्वेरी हो, आप मुझे मैसेज करिए, इज़ बिल्कुल फ्री। ठीक है, चलो शुभ रात्रि।